अच्छा, आज हम देखेंगे हाउ टू इम्प्लीमेंट बूटस्ट्रैप इन ASP.NET। ठीक है, आपको पता है हमारे पास बूटस्ट्रैप एक फ्रेमवर्क होता है, ठीक है, जो कि रिस्पॉन्सिव वेबसाइट डेवलप करने के लिए हम यूज करते हैं। रिस्पॉन्सिव का मतलब ऐसी वेबसाइट जो डिफरेंट डिवाइसेस पे रन हो सके और बिल्कुल सही रिजल्ट दे, एक्यूरेट रिजल्ट दे। ठीक है, तो ASP.NET के साथ बूटस्ट्रैप को कैसे यूज किया जाता है इसको हम देखते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आता हूँ, एक न्यू प्रोजेक्ट में बनाता हूँ। ठीक है, विजुअल C# वेब और विजुअल 2012 में यहाँ पे आके ASP.NET एम्प्टी वेब एप्लीकेशन, और यहाँ पे मैं कह देता हूँ इसको बूटस्ट्रैप विद ASP। ठीक है, ओके करते हैं। और यहाँ पे आते हैं। अच्छा देखो, अपने प्रोजेक्ट के अंदर मैं एक मास्टर पेज ऐड कर रहा हूँ। आपको याद है हमने मास्टर पेज का कॉन्सेप्ट लिया था। मास्टर पेज हम क्यों यूज करते हैं? जब हमें फॉर एग्जाम्पल हमारे पास डिफरेंट पेजेस है हमारी वेबसाइट में, ठीक है, और आपको पता है कि हमारे वेबसाइट के अंदर बहुत सारी चीजें सेम होती हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास हेडर, नेव बार, फूटर, ये सेम होता है। ठीक है, बाकी जो बीच का कंटेंट होता है वो डिफरेंट होता है। तो जो सेम कंटेंट होता है सारी वेबसाइट्स में, वो मैं कहाँ पे रखूंगा? मास्टर पेज पे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आता हूँ, एक मैं मास्टर पेज ऐड करवा लेता हूँ। ठीक है, देखो मैं गया कहाँ पे था, हमारे प्रोजेक्ट पे राइट क्लिक किया था, फिर ऐड, और फिर ऐड के बाद न्यू आइटम। ठीक है, न्यू आइटम में जाने के बाद यहाँ पे हमारे पास, आप नीचे आ जाओ। ठीक है, देखो वेब फॉर्म्स मास्टर पेज नजर आ रहा है। ठीक है, इसको सिलेक्ट करो और देखो इसकी एक्सटेंशन क्या होती है, डॉट मास्टर। इसको मैं अपना नाम दे देता हूं यहाँ पे मास्टर पेज। ठीक है, इसको ऐड करवाते हैं। ठीक है, देखो ये मास्टर पेज ऐड हो गया हमारे पास। ठीक है, तो अब इसमें मतलब इस वेबसाइट में मुझे बूटस्ट्रैप इंप्लीमेंट करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने बूटस्ट्रैप की जो फाइल्स हैं वो डाउनलोड करके अपने पास रखी हुई है। ठीक है, मैं आपको फाइल्स दिखा लेता हूँ। देखो हमारे पास 3 फोल्डर्स होते हैं, CSS, फोन्ट्स और JS। ठीक है, जो आपके पास बूटस्ट्रैप के साथ आते हैं। CSS में जितनी भी बूटस्ट्रैप की क्लासेस है वो होती हैं, और JS के अंदर जितने भी फंक्शंस वगैरह होते हैं जावास्क्रिप्ट के वो होते हैं। ठीक है, तो इन तीनों को मैं यहां से कॉपी करता हूं। ठीक है, और अब मुझे अपने ASP.NET प्रोजेक्ट के अंदर इनको ऐड करना है। तो ये ASP.NET यहाँ पे जो प्रोजेक्ट है इसके ऊपर राइट क्लिक करो और पेस्ट कर दो। ठीक है, क्योंकि वहां से मैंने 3 फोल्डर्स कॉपी किए थे और यहाँ पे आके मैं क्या कर रहा हूँ, पेस्ट कर रहा हूँ। ठीक है, तो देखो मेरे पास ये तीनों फोल्डर्स ऐड हो गए। अब कौन कौन सी फाइल मुझे लिंक करवानी है अपने ASP.NET के वेब पेज के अंदर, इसको देखना। देखो CSS को एक्सपेंड करो, इस फोल्डर को। यहाँ पे हमारे पास एक फाइल होती है bootstrap.min.css। ठीक है, इसको मुझे लिंक करवाना है। ठीक है, लिंक में कैसे करवाऊंगा? ठीक है, यहाँ पे आते हैं, मास्टर पेज अपना ओपन कर लेते हैं। ठीक है, लिंक कैसे करवाऊंगा? ये जो मास्टर पेज का हेड सेक्शन है उसके क्लोजिंग टैग से पहले मैं यहाँ पे आता हूं, और ये जो मेरी फाइल है bootstrap.min.css, इसको जस्ट मैं ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेता हूं अपने हेड के पोर्शन के अंदर। ठीक है, देखो तो ये फाइल हमारी क्या हो गई, लिंक हो गई, CSS की फाइल। फिर यहाँ पे एक JS का फोल्डर होता है। ठीक है, तो JS के फोल्डर में देखो, ये फोल्डर मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा जब ये वीडियो मैं अपलोड करूंगा। ठीक है, तब उसकी डिस्क्रिप्शन में आपको ये इसका भी कोड मिल जाएगा, मतलब ये जो 3 फाइल्स हैं बूटस्ट्रैप की, ये आपको मिल जाएंगी। ठीक है, अब देखो इस JS के फोल्डर में हमारे पास एक फाइल है bootstrap.min.js और jQuery.js। ये बूटस्ट्रैप की फाइल्स हैं, मतलब जावास्क्रिप्ट की फाइल्स हैं जो कि बूटस्ट्रैप ने हमें प्रोवाइड की है। ठीक है, तो यहाँ पे आके मैं अपने मास्टर पेज में जाता हूँ। ठीक है, इन दोनों को मुझे लिंक करवाना है। और देखो जो जावास्क्रिप्ट की फाइल्स होती है ना, वो हम लिंक कहां करवाते हैं, बॉडी के क्लोजिंग टैग से ठीक ऊपर। ठीक है, जहां पे मेरा कर्सर है यहाँ पे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं jQuery की यहाँ पे लोड करवा लेता हूं। ठीक है, और फिर इसी के नीचे यहाँ पे मैं bootstrap.min.js की फाइल ऐड करवा लेता हूं। अच्छा देखो, jQuery की जो लाइब्रेरी है, स्क्रिप्ट फाइल है, वो आपको ऊपर रखनी है। ऊपर रखने की वजह कि हम अक्सर, आपने देखा होगा जब बूटस्ट्रैप से नेविगेशन बार वगैरह बनाते हैं तो उसका ड्रॉप डाउन मेन्यू ओपन होता है, तो अक्सर स्टूडेंट को शिकायत होती है कि वो ड्रॉप डाउन मेन्यू ओपन नहीं हो रहा। और उसी तरह कैरोजल इमेज होती है, मतलब इमेज स्लाइडर जिसको हम बूटस्ट्रैप की लैंग्वेज में कैरोजल कहते हैं, वो स्लाइड नहीं कर रहा।
वो इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि jQuery की जो फाइल हम लोड करवाते हैं ये फर्स्ट पोजीशन पे नहीं होती। ये आपने मेक श्योर करना है कि ये फर्स्ट पोजीशन में होनी चाहिए, ठीक है। चाहिए तो आप देखो मैं यहाँ पे अपना ये पहले मास्टर पेज सेट करता हूं, ठीक है। देखो मेरे पास ये जो पहला डिव है, मतलब जिसके अंदर कंटेंट प्लेस होल्डर है, ठीक है, इसको मैं क्लास देता हूं और इस क्लास का नाम रखता हूं कंटेनर। अच्छा, एक और खास बात है विजुअल स्टूडियो की। देखो यहाँ पे ये जो जितनी भी क्लासेस आ रही है किसकी क्लासेस हैं, ये बूटस्ट्रैप की क्लासेस हैं, ठीक है, जो कि हमने सीएसएस फाइल ऐड करवाई थी ना यहाँ पे, ये बूटस्ट्रैप की क्लासेस हैं, ठीक है। और कुछ फंक्शंस हैं jQuery के बूटस्ट्रैप के, वो भी हमें यहाँ पे मिलते हैं। तो देखो मैं यहाँ पे आऊंगा, मैं एक क्लास ऐड करवाता हूँ जिसका नाम है कंटेनर, ठीक है, क्योंकि आपको पता है हमारी वेबसाइट का जितना भी कंटेंट होता है वो इसी कंटेनर के अंदर आता है, ठीक है। तो मैं कंटेनर रख रहा हूं और अब ग्रिड सिस्टम को फॉलो करते हुए, ठीक है, आपको पता है कि हम बूटस्ट्रैप के ग्रिड सिस्टम में क्या करते हैं, रोज बनाते हैं और फिर उसके अंदर कॉलम्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आके मैं इसको कहता हूं एक क्लास जिसको कहते हैं रो, मतलब ये रो की क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है। और इसके अंदर मैं एक टैग ओपन करता हूं हेडर, क्योंकि ये जो मैं रो बना रहा हूं वो किसके लिए, हेडर के लिए, ठीक है। फिर इस रो से बाहर आता हूं, ठीक है, एक और डिव बनाता हूं यहाँ पे, ठीक है, और इसको भी मैं क्लास दे देता हूं रो की, ठीक है। और इसके अंदर मैं टैग यूज करता हूं नेव, क्योंकि हेडर के नीचे क्या आती है हमारे पास, नेविगेशन बार, ठीक है। तो यहां पे मैं नेविगेशन बार ऐड करवाऊंगा। अच्छा देखो कंटेंट प्लेस होल्डर को मैं खाली छोड़ रहा हूं अभी, क्यों, क्योंकि ये वही जगह है जो अलग अलग पेजेस में डिफरेंट होती है। मतलब मैं वो कोड मास्टर पेज में लिख रहा हूं जो सारे पेजेस में सेम रहेगा, ठीक है। और इसके अंदर मैं कुछ भी नहीं लिखूंगा, क्योंकि इस कंटेंट प्लेस होल्डर को यूज कौन करेगा, हमारे जो डिफरेंट पेजेस हैं, जिस तरह डिफॉल्ट पेज हो गया, हमारे पास इंडेक्स पेज हो गया, कॉन्टेक्ट पेज हो गया, इस तरह, ठीक है। तो इस कंटेंट प्लेस होल्डर के बाद अब मैं बनाता हूं एक और रो, ठीक है, और ये रो बनाऊंगा मैं फूटर के लिए, ठीक है। देखो मैं यहां पे आता हूं, इसको क्लास देता हूं रो की, और इसके अंदर मैं टैग यूज करूंगा कौन सा, फूटर का, ठीक है। मतलब इसमें सारी फूटर की कोडिंग आएगी। तो अब देखो ये जो मैंने जितना भी काम किया है, मतलब मैंने 3 रोज बनाई है अभी फिलहाल, एक हेडर के लिए, दूसरा नेविगेशन बार के लिए और तीसरा फूटर के लिए, ठीक है। ये सारा काम मैं किसमें कर रहा हूं, कंटेनर के क्लास के अंदर कर रहा हूं, ठीक है, ये बात याद रखना। तो अब मैं यहां पे आता हूं, फॉर एग्जांपल हेडर के अंदर मैं एक h1 का टैग ओपन करता हूं और यहां पे अपनी वेबसाइट का नाम देता हूं। फॉर एग्जांपल मेरी वेबसाइट का नाम है माय न्यू वेबसाइट, ठीक है। और ये जो हेडर है इसको मैं एक क्लास यूज कर रहा हूं बूटस्ट्रैप की जिसका नाम है जंबोट्रॉन। मतलब एक बड़ी हेडिंग होती है, डिस्प्ले करवाने के लिए हम जंबोट्रॉन की क्लास यूज करते हैं। तो ये मेरा h1 का टैग उस जंबोट्रॉन की क्लास के अंदर शो होगा, ठीक है। फिर यहाँ पे आते हैं फूटर पे। अब देखो जो नेविगेशन बार है ना, वो मैं बूटस्ट्रैप की नेविगेशन बार यहाँ पे डालूंगा उसका कोड। मैं यहाँ फूटर में आता हूं, मैं यहाँ पे एक h3 का टैग ओपन करता हूं और यहाँ पे कहता हूं फॉर एग्जांपल वो जो हम कोड लिखते हैं फूटर का, ऑल राइट्स रिजर्व टू, फॉर एग्जांपल जो भी हमारे पास कंपनी है जिसकी हम वेबसाइट बना रहे हैं, ठीक है, एबीसी कंपनी, और उसके बाद कॉपीराइट का जो सिंबल होता है, तो यहाँ पे मैं देता हूं %, कॉपी, ठीक है। ये वो कॉपीराइट का सिंबल आपको लाके देगा, ठीक है। और यहाँ पे आके इन दोनों को, मतलब ये जो h1 है इसको मैं एक क्लास अप्लाई कर रहा हूं टेक्स्ट सेंटर, ये बूटस्ट्रैप की क्लास है, ठीक है। इससे क्या होगा, हमारी जो वेबसाइट है वो हमारे हेडर के बिल्कुल सेंटर में शो होगी। तो फूटर में भी आके जो h3 है इसके टैग में भी मैं यही क्लास देता हूं ताकि ये भी हमारे पास सेंटर में आए, ठीक है। तो अब देखो मैं इसको सेव करता हूं और आपको डिजाइन मोड में लेके जाता हूं। ये मास्टर पेज का डिजाइन है, अब देख रहे हो, ठीक है, ये मास्टर पेज का डिजाइन है आपके पास, लेकिन अभी मैंने पेज बनाया नहीं है मास्टर पेज के साथ लिंक करके, वो मुझे अभी बनाना है। अच्छा देखो जो फूटर है ना, इसको भी मैं एक क्लास दे रहा हूं, ठीक है। उस क्लास को हम कहते हैं वेल, मतलब जिस तरह जंबोट्रॉन होता है ना, बड़ी हेडिंग के लिए यूज होता है, उससे छोटी हेडिंग के लिए हम यूज करते हैं वेल की क्लास, ठीक है। तो देखना ये रिजल्ट किस तरह से डिस्प्ले होगी। तो देखो मास्टर पेज को रन नहीं करते हम, इससे रिलेटेड जो पेज होता है उसको रन करते हैं। तो मैं यहाँ पे आता हूं, इसके अंदर अपने पैकेज के अंदर एक इंडेक्स पेज जिसको हम मेन पेज कहते हैं, होम पेज, वो ऐड करवाता हूं। किस तरह से, यहाँ पे आओ, न्यू आइटम में जाओ
और टॉप पे आ जाओ। यहाँ पे आपको देखो मिलेगा वेब फॉर्म विद मास्टर पेज, क्योंकि अब जो मैं वेब फॉर्म बना रहा हूँ वो मास्टर पेज के साथ लिंक करके बनाना है मुझे। और यहाँ पे आके मैं इसका नाम रख देता हूँ डिफॉल्ट। डिफॉल्ट क्यों रख रहा हूँ? क्योंकि मैंने बताया था इंडेक्स पेज का नाम ASP.NET में हम डिफॉल्ट रखते हैं। ठीक है, तो इसको ऐड करवा लेते हैं। अब देखो पूछ रहा है कौन सी मास्टर पेज से लिंक करवाना है, ये वाला जो हमने बनाया। तो ओके करूंगा तो देखो, अब देखो ये डिफॉल्ट पेज आ गया। डिफॉल्ट पेज का अगर मैं आपको डिजाइन दिखाऊं, ये देखो डिजाइन आ रहा है, हेडर फुटर वगैरह, ये कहां से ले रहा है? वो मास्टर पेज से ले रहा है। ठीक है, और मास्टर पेज के अंदर ये जो कंटेंट प्लेस होल्डर था, ठीक है, ये वो पोर्शन है जो सारे पेजेस में डिफरेंट रहेगा। तो डिफॉल्ट के अंदर भी एक, यहां पे आप देखो, इसके अगर मैं सोर्स में जाऊं तो देखो यहां पे भी एक कंटेंट प्लेस होल्डर है। मतलब वो कोड जो डिफरेंट होगा डिफॉल्ट पेज में, वो मैं कहां पे दूंगा? यहाँ पे, ये जो हमारे पास कंटेंट प्लेस होल्डर है इसके दरमियान में दूंगा। ठीक है, ये बात याद रखना। तो अभी मैं अगर इसको रन करूं तो आप रिजल्ट देखना, मैं ब्राउजर में रिजल्ट किस तरह से मिलता है। ठीक है, अब ये देखो, अभी सबसे पहले ऊपर क्या आ रहा है हमारे पास? जंबोट्रॉन के थ्रू जो हेडर है, और वेल के थ्रू जो मैंने क्या बनाया है? फूटर बनाया है। ठीक है, अब इसके दरमियान में मुझे अब नेविगेशन बार चाहिए। और आपने देखा होगा होम पेज के अंदर एक कैरोसल होता है जिसको इमेज स्लाइडर कहते हैं, वो मुझे चाहिए। ठीक है, तो मैं मास्टर पेज के अंदर आता हूं, सबसे पहले नेविगेशन बार का कोड लिखता हूं। अब देखो नेविगेशन बार, देखो ये जितना भी बूटस्ट्रैप का काम है ये हम बूटस्ट्रैप की लेक्चर सीरीज में पढ़ चुके हैं। ठीक है, मतलब हमारे चैनल में अगर किसी को नेविगेशन बार में प्रॉब्लम है, कैरोसल स्लाइडर बनाना नहीं आता, तो हमारे पास बूटस्ट्रैप की एक अलग से प्लेलिस्ट है, उसके अंदर ये सारी चीजें मैंने सिखाई हुई हैं। ठीक है, तो मैं अभी क्या कर रहा हूं, थोड़ा तेज करने के लिए मैं क्या कर रहा हूं, नेविगेशन बार का कोड यहाँ पे कॉपी करूंगा। ठीक है, तो मैं आपको वो कोड दिखा देता हूं, मैं वो कोड आपको प्रोवाइड भी कर दूंगा। ठीक है, देखो मेरे पास यहाँ पे नेविगेशन बार का कोड है। देखो मैं यहां से इसको कॉपी करता हूं और यहां तक। ठीक है, मैं इसको कॉपी करता हूं और इसको अब मैं पेस्ट कर लेता हूं अपनी ये जो नेविगेशन बार की रो थी। ठीक है, यहां पे पेस्ट कर लेता हूं। ठीक है, इसको सेव करता हूं और अब डिफॉल्ट पेज आपको रन करके दिखाता हूं कि हमारा ये नेविगेशन बार हमें नजर किस तरह से आएगी। ठीक है, मतलब देखो जो नेविगेशन बार है ना, ये बूटस्ट्रैप की क्लासेस को यूज करते हुए बनाया गया और इसकी पूरी वीडियो हमारे बूटस्ट्रैप की प्लेलिस्ट में मौजूद है। ठीक है, देखो अभी आ रही है, सही है, ये हमारे पास बूटस्ट्रैप की नेविगेशन बार है और इसका बटन आप देख लो, देखो ड्रॉप डाउन क्लिक हो रहा है। क्यों? क्योंकि जेक्यूरी को जो स्क्रिप्ट फाइल थी वो मैंने टॉप पे रखवाई थी। ठीक है, यही वजह थी। ठीक है, अब ये आ गई। अब इसके बाद फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे आता हूँ, इसको स्टॉप करता हूँ। अब देखो आपने देखा होगा जो हमारा मेन पेज होता है डिफॉल्ट पेज, उसके अंदर एक कैरोसल इमेज स्लाइडर होता है। मतलब होम पेज पे एक इमेज स्लाइडर होता है जो बाकी पेजेस में नहीं होता। सही है, मतलब जो इमेज स्लाइडर होता है वो हम मोस्टली होम पेज पे रखते हैं। ठीक है, और वो अगर सिर्फ होम पेज पे होगा तो उसका कोड मैं कहां लिखूंगा? कंटेंट प्लेस होल्डर के अंदर लिखूंगा। तो यहां पे आता हूं, डिफॉल्ट का जो कंटेंट प्लेस होल्डर है इसके अंदर मैं एक और रो बनाता हूं, क्योंकि मैं बूटस्ट्रैप के ग्रिड सिस्टम को फॉलो कर रहा हूं। ठीक है, क्लास और यहां पे मैं कह देता हूं रो। ठीक है, और इस रो के अंदर ये जो रो है ये हमारी कैरोसल स्लाइडर इमेज स्लाइडर की रो है, तो उसका कोड भी मेरे पास मौजूद है। ठीक है, तो मैं यहां पे आता हूं। ठीक है, देखो ये कैरोसल बूटस्ट्रैप है, इसका कोड मैं यहां से कॉपी करता हूं। ये कोड मैं आपको चैनल की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, अब यहां पे आते हैं और इस रो के अंदर मैं पेस्ट कर देता हूं। ये मैं कौन से पेज में दे रहा हूं? डिफॉल्ट पेज में, क्योंकि स्लाइडर सिर्फ डिफॉल्ट पेज पे, इंडेक्स पेज पे ही डिस्प्ले होता है। ठीक है, तो यहां पे आके मैं दे देता हूं। अच्छा, आप एक चीज नोट करो, मैंने अपनी स्लाइडर में 3 इमेजेस डिस्प्ले करवाई थी, देख रहे हो? मतलब ये यहां से लेके यहां तक ये 3 इमेजेस हैं, लेकिन ये इमेजेस कहां से ले रहा है? अगर आप नोटिस करो, इमेजेस के फोल्डर से, लेकिन इमेजेस का तो कोई फोल्डर है ही नहीं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सबसे पहले एक फोल्डर बनाता हूँ। प्रोजेक्ट के ऊपर राइट क्लिक करते हैं, ऐड पे जाते हैं और न्यू फोल्डर, और इसका नाम मैं रख देता हूं इमेजेस। ठीक है, और इसके अंदर वही इमेजेस डाल देता हूं जिसका पाथ यहां पे दिया हुआ है, देख रहे हो? पिक 1, पिक 2, पिक 3। ठीक है, तो मेरे पास वो मौजूद है।
मैं यहाँ पे जाता हूँ, इमेजेस के फोल्डर पे राइट क्लिक करता हूँ, ऐड पे जाता हूँ और एग्जिस्टिंग आइटम पे जाता हूँ। ठीक है, तो मैंने कुछ पिक्चर्स यहाँ पे सेट करके रखी हुई है। डेस्कटॉप पे जाता हूँ, ठीक है, हमारे पास एक फोल्डर होगा पिक्स के नाम से। ठीक है, इसके अंदर 3 इमेजेस है ना, पिक 1, पिक 2 और पिक 3। ये मैं ऐड करवा लेता हूँ अपने इमेजेस के फोल्डर में। अच्छा देखो, एक बात गौर से यहाँ पे सुन लेना कि मैंने ये जो इमेजेस है 3, इनकी विड्थ रखी है 1200 px और हाइट रखी है 350 px। सही है, क्योंकि मैंने अपने लैपटॉप के हिसाब से इसकी हाइट सेट की है। आप अपने हिसाब से हाइट और विड्थ सेट कर सकते हो। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे मैंने पिक 1 पिक 2 दे दी। तो अब अगर मैं यहाँ पे आऊं और अपना डिफॉल्ट पेज आपको दिखाऊं, ठीक है, यहाँ पे आता हूं डिजाइन मोड में, तो देखो स्लाइडर शो हो रहा है ये वाला कैरोसल। ठीक है, लेकिन अगर मैं मास्टर पेज दिखाऊं तो मास्टर पेज के डिजाइन में आपको ये कैरोसल नहीं मिलेगा, क्योंकि ये मैंने सिर्फ कहां दिया है, डिफॉल्ट इंडेक्स पेज पे दिया है। तो अगर मैं इंडेक्स पेज रन करता हूं तो आप रिजल्ट देखना। ठीक है, तो देखो कैरोसल आ रहा है। सही है, ये हमारे पास इमेज कैरोसल है। ठीक है, मतलब इसमें ये आप देखो स्लाइड भी कर रहा है आपके पास, और इसके बटन वगैरह भी बिल्कुल सही काम कर रहे हैं। ठीक है, और ये मैंने पूरा बनाना सिखाया हुआ है अपने बूटस्ट्रैप की प्लेलिस्ट में, आप वहां से देख सकते हो। ठीक है, अच्छा फिर यहाँ पे आके फॉर एग्जाम्पल मैं इसी डिफॉल्ट पेज के अंदर आता हूं। ठीक है, सही है, यहां पे देखो ये मैंने जो एक रो बनाई थी कंटेंट प्लेस होल्डर के अंदर, अब इसी कंटेंट प्लेस होल्डर के अंदर मैं एक दूसरी रो बनाता हूं। ठीक है, देखो यहां पे आता हूं, एक दूसरी रो बनाता हूं। ठीक है, और यहां पे क्लास कौन सी यूज करते हैं, रो के लिए रो। ठीक है, और अब अच्छा आपको याद होगा कि हमने क्या डिस्कस किया था, बूटस्ट्रैप की एक रो के अंदर कितने कॉलम्स होते हैं, 12 कॉलम्स होते हैं। सही है, तो यहां पे आके मैं एक डिव बना रहा हूं। ठीक है, और इसको मैं क्लास देता हूं कॉल md6। ठीक है, मतलब 12 कॉलम्स में से 6 कॉलम्स मैं इस डिव को दे रहा हूं। मतलब इस डिव के अंदर मैं जो भी डेटा दूंगा वो मेरी रो के कितने कॉलम्स लेगा, 6 कॉलम्स लेगा। ठीक है, तो इसके अंदर मैं फॉर एग्जाम्पल एक पैराग्राफ डिस्प्ले करवाता हूं, और मैं यहां पे कहता हूं दिस इज माय होम पेज। सही है, और इसको मैं कॉपी करता हूं, इसके अंदर मैं कुछ बूटस्ट्रैप की क्लासेस यूज करूंगा। ठीक है, और यहां पे आता हूं। ठीक है, एक क्लास यहां पे होती है हमारे पास जिसको कहते हैं टेक्स्ट प्राइमरी, मतलब ये कलर ब्लू कलर का कर देगा। ठीक है, और इसको मैं कॉपी करता हूं और इस पैराग्राफ में भी पेस्ट करता हूं, यहां पे भी पेस्ट करता हूं, चौथे पैराग्राफ में भी पेस्ट करता हूं, और यहां पे भी पेस्ट करता हूं 5वें में। लेकिन अब हर जगह मुझे टेक्स्ट प्राइमरी की क्लास यूज नहीं करनी। ठीक है, ये एक क्लास है, एक पैराग्राफ पे अप्लाई कर रहा हूं। एक और क्लास है जिसको हम कहते हैं टेक्स्ट डेंजर, ये टेक्स्ट का कलर क्या कर देती है, रेड कलर का। फिर यहां पे आता हूं, एक और हमारे पास क्लास है टेक्स्ट इन्फो, ये ब्लू कलर का कर देगी। ठीक है, और यहां पे आते हैं, एक और हमारे पास है टेक्स्ट वार्निंग। ठीक है, ये इसका ऑरेंज टाइप कलर कर देगी। और फिर लास्ट होता है एक टेक्स्ट सक्सेस, ये ग्रीन कलर का टेक्स्ट कर देगी। ठीक है, तो अगर मैं अभी आप यहां पे आके डिफॉल्ट पेज को रन कर रहा हूं, मतलब अब बूटस्ट्रैप को मैं इंप्लीमेंट कर रहा हूं अपनी ASP.NET के अंदर। ठीक है, सही है, नीचे नीचे आते हैं तो देखो अब ये जो हमारे पास 5 पैराग्राफ्स आ रहे हैं जिसपे मैंने टेक्स्ट की अलग अलग क्लासेस अप्लाई की, कलर चेंज कर रही है, और ये कितने कॉलम्स ले रही है, 12 में से 6 कॉलम्स ले रही है। लेकिन अभी देखो क्योंकि इसका लेंथ कम है, ठीक है, तो आपको लग रहा होगा ये 2 या 3 कॉलम्स ले रही है, लेकिन ये 6 कॉलम्स ले रही है, बिल्कुल यहां तक, जहां पे मेरा कर्सर है यहां तक। ठीक है, तो यहां पे देखो थोड़ा सा स्पेस भी देते हैं और एक और 6 कॉलम्स का कॉलम ऐड करते हैं यहां पे। ठीक है, तो मैं यहां पे जाता हूं। ठीक है, इसी को मैं कॉपी करता हूं। ठीक है, अब इसी रो के अंदर हमारे पास बाकी कितने कॉलम्स रहते हैं, 6 कॉलम्स, तो इसको मैं पेस्ट कर देता हूं। ठीक है, तो देखो अब 12 पूरे हो गए, और इसके अंदर अब मैं एक क्लास अप्लाई करता हूं बीजी प्राइमरी, बीजी डेंजर,
बीजी इन्फो, बीजी स्टैंड्स फॉर बैकग्राउंड, मतलब ये टेक्स्ट का पैराग्राफ का बैकग्राउंड कलर चेंज करेगा। ठीक है, तो मैं यहां पे आऊं, इसको रन करूं, अब आपको रिजल्ट दिखाता हूं। अब नीचे लेके जाते हैं, अब देखो ये नजर आ रहा है। ठीक है, मतलब देखो ये पूरे 6 कॉलम्स में था और ये अब 6 कॉलम्स में, तो टोटल कितने कॉलम्स हो रहे हैं? 12 कॉलम्स हो रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम ग्रिड सिस्टम के ऊपर काम करते हैं। ठीक है, अच्छा ये एक स्पेस आ रहा है, तो इस स्पेस को ठीक करने के लिए मैं यहां पे आता हूं। ये जो मेरे पास कैरोसल है ना, ठीक है, यहां पे आके मैं, बल्कि यहां पे नहीं, अपने मास्टर पेज में आते हैं। ठीक है, और मास्टर पेज के सोर्स में जाते हैं, और जहां कंटेंट प्लेस होल्डर है, इसके इधर मैं क्या दे देता हूं? BR। क्योंकि देखो जब डिफॉल्ट पेज है उसके कंटेंट प्लेस होल्डर के अंदर मैंने क्या क्या दिया है? अभी कैरोसल इमेज दी है और 2 डिव्स पैराग्राफ्स वाले। ठीक है, क्योंकि इसको यूज कौन कर रहा था? डिफॉल्ट का पेज। सही है। अच्छा अब आते हैं, फॉर एग्जाम्पल एक और पेज मैं यहां पे बनाता हूं। ठीक है, हमारे पास एक डिफॉल्ट का पेज है, मैं एक और पेज बनाता हूं, यहाँ पे ऐड पे जाते हैं, न्यू आइटम। ठीक है, और इसको भी उसी तरह लिंक करवाऊंगा वेब फॉर्म विद मास्टर पेज। ठीक है, और इसको मैं यहाँ पे कह देता हूं कॉन्टैक्ट। इस पेज का नाम क्या है? कॉन्टैक्ट। ठीक है, मतलब कॉन्टैक्ट फॉर्म जो होता है। और अब देखो ये कौन से मास्टर पेज से लिंक होना चाहिए? यही वाला जो हमारे पास है। ओके करते हैं, तो देखो अब अगर मैं कॉन्टैक्ट पेज आपको रन करके दिखाऊं, ठीक है, तो देखो क्या क्या आ रहा है? हेडर आ रहा है, नेविगेशन बार आ रही है और फुटर आ रही है, और इसके दरमियान में कंटेंट प्लेस होल्डर था ना। अब कंटेंट प्लेस होल्डर में मैं, फॉर एग्जांपल कॉन्टैक्ट पेज है ना, तो मोस्टली क्या बनाते हैं? फॉर्म बनाते हैं। ठीक है, तो फॉर्म यहाँ पे हम क्रिएट करते हैं। ठीक है, और फॉर्म याद रखना एक अलग से रो में बनेगा, क्योंकि ग्रिड सिस्टम को फॉलो करता हुआ जा रहा हूं मैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे आता हूं क्लास, और इसको मैं फॉर एग्जांपल एक रो देता हूं। ठीक है, और इस रो के अंदर मैं क्या दूंगा? एक टेबल बनाऊंगा। अच्छा, टेबल बनाने से पहले अगर मैं आपको अपना डिफॉल्ट पेज दिखाऊं, मैं आपको पहले इसकी रिस्पॉन्सिवनेस चेक करवा देता हूं कि भाई, क्योंकि बूटस्ट्रैप यूज करें, और बूटस्ट्रैप का क्या दावा है कि वेबसाइट क्या हो जाती है? इससे रिस्पॉन्सिव हो जाती है। ठीक है, तो देखो ये आ रही है हमारे पास, तो यहां पे आके फॉर एग्जांपल मैं इसको, अब देखो पहले फुल साइज में लेके जाता हूं। ठीक है, देखो अभी सही रिजल्ट आ रहा है। अब मैं इसको श्रिंक करता हूं अपने ब्राउजर को, तो देखो सारा डेटा क्या हो रहा है, और देखना नैव बार हमारे पास किस तरह से शो होगी। देखो देख रहे हो, नैव बार अब कोलैप्स हो गई, और उसकी जगह क्या आ गया? एक बटन आ गया। इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो नैव बार हमारी ओपन हो जाएगी, इस पर क्लिक करूंगा तो दोबारा क्लोज हो जाएगी। मतलब देखो मोबाइल डिवाइसेस पे भी हमारा सारा रिजल्ट बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है। ये फायदा है हमारे पास बूटस्ट्रैप का। ठीक है, ठीक है, तो यहां पे आता हूं। अब फॉर एग्जांपल यहां पे आते हैं, इसको स्टॉप करते हैं। ठीक है, अब कॉन्टैक्ट पेज में मैं टेबल की मदद से एक फॉर्म बनाता हूं। ठीक है, तो यहां पे आते हैं इसके डिजाइन मोड में। ठीक है, यहां पे आके टेबल, टेबल में जाओ, इंसर्ट करो, इंसर्ट टेबल, और यहां पे आके फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं 7 रोज चाहिए मुझे। सेल पैडिंग स्पेसिंग इसका बढ़ा देते हैं। ठीक है, और यहां पे आके मैं ओके करता हूं। ठीक है, तो ये टेबल आ गया हमारे पास। सोर्स में जाते हैं, अब देखो ये सारा टेबल जनरेट हो गया हमारे पास। ठीक है, अब एक काम करते हैं, जो मैंने टेबल बनाया है, अच्छा वो रो चली गई हमारे पास, तो मैं क्या करता हूं, दोबारा रो बना लेता हूं, या देखते हैं रो हमारे पास शायद नीचे है। नहीं, नीचे नहीं है, वो रो शायद रिमूव हो गई। तो मैं एक काम करता हूं, यहां पे आता हूं, दोबारा एक डिव बनाता हूं। ठीक है, और इसके अंदर क्लास कौन सी यूज करता हूं? रो की। ठीक है, और इस डिव को मैं बंद कर दूंगा कहां पे? टेबल के एंड में। ठीक है, जहां पे टेबल का टैग क्लोज हो रहा है, इसके बाद कंटेंट प्लेस होल्डर के अंदर ही रहते हुए। ठीक है, अब देखो मैं चाह रहा हूं ये जो फॉर्म है ना, ये अभी पूरे, मतलब ये जो टेबल है ये पूरे 12 कॉलम्स पे आएगा। मुझे 12 कॉलम्स पे नहीं चाहिए, मैं कहता हूं मुझे 6 कॉलम्स पे चाहिए। ठीक है, तो यहां पे मैं यूज करता हूं कॉल
MD6, ठीक है। और इसका जो क्लोजिंग डिव है वो मैं बंद कर दूंगा अपने टेबल के डिव के बाद, ठीक है, यहां पे, सही है, ठीक है, ठीक है। तो अभी अगर मैं यहां पे आऊं, इसके डिजाइन मोड में जाते हैं, ठीक है। अब इसको मैं थोड़ा सा सेट कर लेता हूं, ठीक है, सही है। और यहां पे आके अब देखो, सबसे पहले जो हमारे पास पहली रो है उसके ऊपर मुझे हेडिंग डिस्प्ले करवानी है, तो मैं इस रो को सबसे पहले दोनों को सिलेक्ट करता हूं, मॉडिफाई में जाता हूं और मर्ज कर देता हूं, ठीक है। और इसके अंदर, ठीक है, मैं यहां पे जाता हूं सोर्स में, ठीक है, देखो जहां मेरा कर्सर है यहां पे मैं, ठीक है, H2 का टैग यूज करता हूं, ठीक है, और यहां पे इसको कहता हूं फॉर एग्जाम्पल कॉन्टैक्ट फॉर्म, ठीक है, और इसको मैं क्लास दे देता हूं बूटस्ट्रैप की टेक्स्ट सेंटर, ठीक है। और अब दोबारा डिजाइन मोड में जाते हैं, ठीक है, और यहां पे मैं आता हूं, अच्छा इसको दोबारा हम यहां पे सेट कर लेते हैं, ठीक है। और अब यहां पे आता हूं, मैं सबसे पहले कहता हूं नेम, नेम वो एंटर करेगा, और नेम के बाद फॉर एग्जांपल आ जाएगा उसका जेंडर, ठीक है, जेंडर के बाद आ जाएगा उसका ईमेल एड्रेस, ठीक है, और ईमेल के बाद यहां पे हम कह देते हैं सब्जेक्ट, मतलब वो कॉन्टेक्ट फॉर्म में उसका सब्जेक्ट क्या होगा, ठीक है। और यहां पे मैं कह देता हूं कमेंट, मतलब जो भी उसका कमेंट होगा वो यहां पे आएगा, ठीक है। तो अब मैं यहां पे आता हूं, तो ये हमारे पास सेट नहीं हो रहा, इसको ठीक है। अब यहां पे आते हैं, सेटिंग में मसला कर रहा है ये, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहां पे आके अब मैं क्या ऐड करवाता हूं, इसके अंदर मैं टूल बॉक्स से अब टेक्स्ट बॉक्स ऐड करवाते हैं, ठीक है, यहां पे जाते हैं टेक्स्ट बॉक्स आ जाएगा, ठीक है। और जेंडर के लिए मैं ड्रॉप डाउन लिस्ट ले लेता हूं नीचे, ठीक है, इसी के नीचे हम एक ड्रॉप डाउन लिस्ट ले लेते हैं, और फिर टेक्स्ट बॉक्स, ईमेल के लिए भी टेक्स्ट बॉक्स चाहिए, इसको कॉपी करते हैं, यहां पेस्ट कर देता हूं। सब्जेक्ट में भी हमें ड्रॉप डाउन चाहिए, ठीक है, तो इसको कॉपी करता हूं और सब्जेक्ट में पेस्ट कर देते हैं, क्योंकि सब्जेक्ट में क्या क्या दे सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल फीडबैक, कंप्लेन, सजेशन वगैरह ये, ठीक है। और यहां पे आता हूं, अब यहां पे भी आएगा एक टेक्स्ट बॉक्स, ठीक है, सही है। और टेक्स्ट बॉक्स जो कमेंट का होता है ना वो थोड़ा बड़ा होता है, मतलब टेक्स्ट एरिया टाइप होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आके मैं इसको थोड़ा सा एक्सपेंड कर लेता हूँ, ठीक है, नीचे आते हैं, ठीक है, मतलब इस टेक्स्ट बॉक्स को मैं टेक्स्ट एरिया बना रहा हूं। और यहाँ पे इसकी एक प्रॉपर्टी होती है, अगर मैं आपको दिखाऊं, टेक्स्ट बॉक्स की एक प्रॉपर्टी होती है टेक्स्ट मोड, देखो टेक्स्ट मोड अभी क्या है, सिंगल लाइन, मतलब वो एक ही लाइन दे सकता है, मैं कह रहा हूं इसको मल्टी लाइन, मतलब मुझे एक से ज्यादा लाइन चाहिए क्योंकि कमेंट्स वो ज्यादा भी दे सकता है, ठीक है। और फिर यहाँ पे जाते हैं, इसको नीचे करता हूं मैं थोड़ा सा, ठीक है, और यहाँ पे जो लास्ट रो है इसके अंदर मैं एक बटन, ठीक है, बल्कि लास्ट रो को मैं मर्ज करता हूं और बटन को मैं थोड़ा सा फैला के डिस्प्ले करवाता हूं, ठीक है। यहाँ पे आता हूं, इसको मर्ज करता हूं और एक बटन यहाँ पे हम ऐड करवाते हैं, ठीक है, मतलब इस बटन के ऊपर भी मैं बूटस्ट्रैप की क्लासेस अप्लाई करूंगा। और देखो ये जितने भी टेक्स्ट बॉक्स है, ड्रॉप डाउन कंट्रोल है, इस पे भी मैं बूटस्ट्रैप की क्लासेस अप्लाई करूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे आता हूं, मैं इसको कह देता हूं सबमिट, ठीक है, सही है। इसको अभी बूटस्ट्रैप की क्लास अप्लाई करके सेंटर में लेके आएंगे, ठीक है। फिलहाल अगर मैं यहाँ पे आके अपना ये कॉन्टेक्ट फॉर्म रन करूं तो आप रिजल्ट देखो,
अभी देखो टेबल में बॉर्डर्स तो शो होंगे नहीं क्योंकि बॉर्डर्स मैंने शो करवाए नहीं है, ठीक है, सिर्फ उसके अंदर का जो फॉर्म है वो शो होगा, ठीक है। देखो ये हमारे पास फॉर्म आ रहा है, लेकिन ये फॉर्म अभी कितने कॉलम्स पे आ रहा है, 6 कॉलम्स पे आ रहा है। इसको मैं बताऊंगा सेंटर में किस तरह से लेके आते हैं। और अब देखो मैंने इस फॉर्म को किसके अंदर बनाया था, टेबल के अंदर बनाया था। तो टेबल की भी आपको पता है क्लासेस है बूटस्ट्रैप के अंदर, तो वो मैं क्लासेस इसके ऊपर अप्लाई करता हूं, ठीक है। यहां पे जाते हैं, इसको स्टॉप करता हूं, ठीक है। अब सोर्स में जाता हूं, ठीक है, और अब टॉप पे चला जाता हूं टेबल में, ठीक है, और बूटस्ट्रैप की जो टेबल की क्लासेस हैं वो यूज करता हूं। अच्छा देखो ये एक क्लास आ रही है खुद से, इसको मैं रिमूव कर देता हूं, ठीक है। यहां पे आता हूं, सबसे पहले मैं एक क्लास यूज करता हूं टेबल की, और दूसरी क्लास एक यूज करता हूं टेबल बॉर्डर। मतलब टेबल लगाया तो एक बूटस्ट्रैप की क्लास टेबल की अप्लाई हो जाएगी, और ये वाली क्लास क्या होगी, बॉर्डर अप्लाई करेगी। तो देखो अभी मैं अगर रन करूं यहां पे आके, देखो नजर आ रहा है टेबल, देख रहे हो। अब ये आपके पास बूटस्ट्रैप का टेबल बन चुका है जिसके अंदर मैंने फॉर्म ऐड करवाया हुआ है, ठीक है। एक स्टेप हमारे पास ये हो गया, सही है। अच्छा फिर इसकी कुछ और भी क्लासेस हैं बूटस्ट्रैप की, वो एक ही साथ हम अप्लाई कर देते हैं। एक है टेबल होवर, ठीक है, मतलब जब होवर करोगे तो उसके ऊपर एक इफेक्ट आएगा, मतलब टेबल के ऊपर जब होवर करोगे तो इफेक्ट आएगा। फिर उसके बाद टेबल को रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए क्लास है, और फिर एक क्लास है जो कि यहां मौजूद नहीं है, जिसका नाम है टेबल स्ट्राइप। ये आपको खुद से टाइप करनी पड़ेगी, ये इंटेलिजेंस में शो नहीं हो रही, ठीक है। तो अब यहां पे आता हूं, अब इसको रन करके मैं आपको रिजल्ट दिखाऊंगा। ठीक है, तो ये देखो अब अगर मैं इसके ऊपर माउस होवर करूं तो एक इफेक्ट भी आता है हमारे पास, ठीक है। ये कुछ क्लासेस हैं जो कि मैंने इसके ऊपर अप्लाई किए, ठीक है। अब यहाँ पे देखो आपके पास ये जो जेंडर है और सब्जेक्ट है, इसके अंदर पहले से कुछ लिस्ट आइटम्स होने चाहिए ना, तो वो लिस्ट आइटम्स हम देते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे जाता हूँ इसके डिजाइन में, ठीक है, और जेंडर को सेलेक्ट करो, यहाँ पे जाओ एडिट आइटम्स पे क्लिक करो, ठीक है। अब मैं आइटम्स ऐड करवाता हूँ, पहला आइटम ऐड करवाता हूँ, और उसका पहला आइटम मैं उसका नाम रखता हूँ सिलेक्ट जेंडर, ठीक है, सही है। फिर एक और आइटम ऐड करवाता हूँ, इसका टेक्स्ट मैं कर दूंगा मेल, ठीक है। और फिर एक और आइटम, और इसको मैं यहाँ पे कह दूंगा फीमेल, ठीक है, और यहाँ पे आके अब ओके कर दूंगा, ठीक है। अब इसी तरह सब्जेक्ट, ठीक है, यहाँ पे आते हैं, इस पे क्लिक करते हैं एडिट आइटम्स, ठीक है, और अब ऐड करवाता हूँ यहाँ पे, ठीक है। टेक्स्ट में मैं इसको कह देता हूँ सबसे पहले सेलेक्ट सब्जेक्ट, ठीक है, और फिर एक और ऐड करवाता हूँ, यहाँ पे हम इसको कह देते हैं फॉर एग्जाम्पल सजेशन, ठीक है। मतलब जो आप कमेंट देना चाह रहे हो उसका सब्जेक्ट क्या है, टॉपिक क्या है, वो आप सिलेक्ट करो, ठीक है। फिर यहाँ पे आता हूँ, ऐड करता हूँ, और टेक्स्ट में यहाँ पे आप देता हूँ फॉर एग्जाम्पल कंप्लेन, ठीक है, और फिर एक और ऐड करता हूँ, और यहाँ पे मैं टेक्स्ट दे देता हूँ उसको फीडबैक, ठीक है, सही है। और अब इसको ओके कर देता हूँ, ठीक है। ये 3 मैंने यहाँ पे दी। अच्छा अब इन सब की जो आईडी प्रॉपर्टी होती है वो भी मैं सेट कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स 1 है, इसको मैं कह देता हूँ नेम टेक्स्ट बॉक्स, ठीक है। और ये जो हमारे पास ड्रॉप डाउन लिस्ट है, इसको मैं कह देता हूँ जेंडर ड्रॉप डाउन लिस्ट, ठीक है। और ये जो है ईमेल का, इसको मैं कह देता हूँ ईमेल टेक्स्ट बॉक्स, ठीक है। और यहाँ पे आके ये जो हमारे पास सब्जेक्ट के लिए ड्रॉप डाउन लिस्ट है, इसको मैं कह देता हूँ सब्जेक्ट ड्रॉप डाउन लिस्ट। और लास्ट है हमारे पास कमेंट के लिए, ठीक है, इसको मैं कह देता हूँ कमेंट टेक्स्ट बॉक्स, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास जो बटन है, ठीक है, इस बटन का हम नाम सेट कर लेते हैं सबमिट बटन, ठीक है। अच्छा एक चीज यहाँ पे देखो, अगर मैं अभी आपको रन करके दिखाऊं, सही है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अभी इसकी हाइट काफी छोटी है, ठीक है,
देख रहे हो, मतलब मैं इसकी थोड़ी सी हाइट यहाँ पे सेट करवा लेता हूँ, और इसके साथ साथ सबमिट के बटन के ऊपर भी हम बूटस्ट्रैप की क्लास अप्लाई कर लेते हैं और इसको स्ट्रेच कर लेते हैं, ठीक है। और ये जितने भी टेक्स्ट बॉक्सेस हैं इनके ऊपर भी बूटस्ट्रैप की क्लास अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आता हूँ, सबसे पहले ये जितने भी हमारे पास टेक्स्ट बॉक्सेस वगैरह हैं इनकी हाइट हम सेट कर लेते हैं, ठीक है। हाइट में यहाँ पे इनकी कर देता हूँ 30 px, ठीक है। और इसी हाइट को मैं कॉपी करता हूँ, ठीक है, और हर जगह मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे आता हूँ, ईमेल में भी इसकी मैं हाइट कर देता हूँ 30 px, ठीक है। सब्जेक्ट की भी मैं यहाँ पे हाइट कर देता हूँ 30 px, और इसकी तो हाइट सेट की भी हमने, ठीक है। और अब मैं यहाँ पे आता हूँ, देखो जो मेरे पास बटन है, ठीक है, इसके ऊपर बूटस्ट्रैप की क्लासेस अप्लाई करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे आता हूँ, ठीक है। यहाँ पे हम एक एट्रीब्यूट यूज करते हैं CSS क्लास, क्योंकि बूटस्ट्रैप की जितनी भी क्लासेस है वो CSS क्लासेस है ना, ठीक है। तो यहाँ पे आके सबसे पहले मैं यूज करता हूँ एक BTN क्लास, जिससे बूटस्ट्रैप का बटन बन जाएगा। और फिर यहाँ पे मैं कहता हूँ इसको BTN info, ठीक है। और फिर यहाँ पे हमारे पास एक और क्लास होती है BTN ब्लॉक, और ये BTN ब्लॉक क्या करती है, ये पूरी स्ट्रेच कर देगी, मतलब हमारे बटन को बड़ा कर देगी जितना हमारा फॉर्म है, ठीक है। तो यहाँ पे आके अब मैं इसको रन करता हूँ, तो अब रिजल्ट देखते हैं। ठीक है, अब देखो ये हमारे पास टेक्स्ट बॉक्सेस वगैरह भी बिल्कुल सही आ रहे हैं, ड्रॉप डाउन भी सही आ रहा है, ठीक है। अब नीचे जाते हैं। अच्छा, ये हमारे पास जो बटन है वो स्ट्रेच हुआ नहीं, ठीक है। इसको देख लेते हैं ये स्ट्रेच क्यों नहीं हुआ, इसको स्टॉप करते हैं, ठीक है। BTN ब्लॉक से वो हो जाता है, फॉर एग्जाम्पल। अच्छा, ये क्लास शायद अप्लाई हुई है, इसकी वजह से मसला कर रहा है। मैं ये क्लास हटाता हूं, और देखो बटन की भी विड्थ सेट हुई हुई है, मैं ये विड्थ भी हटा देता हूं, मतलब ये हाइट और विड्थ जो खुद से सेट हुई हुई है ना, इसकी वजह से मसला हो रहा है, ठीक है। अब BTN ब्लॉक की क्लास काम करेगी, आप देखो, इसको रन करते हैं। ठीक है, अब नीचे लेके जाते हैं इसको। अब देखो सबमिट का बटन स्ट्रेच हो गया, ठीक है, मतलब पूरे हमारे फॉर्म को क्या कर रहा है, ये कवर कर रहा है, सही है। अच्छा, फिर यहाँ पे मैंने एक और चीज बताई थी कि ये जितने भी अभी टेक्स्ट बॉक्सेस हैं, ये जितने भी कंट्रोल्स हैं, ये अभी बूटस्ट्रैप के कंट्रोल्स नहीं है, ये अभी ASP.NET के हैं। इसके ऊपर मैं बूटस्ट्रैप की क्लासेस अप्लाई करता हूँ, ठीक है। तो हम यहाँ पे आते हैं, सबसे पहले ऊपर चले आते हैं, ठीक है। देखो मतलब ये टेक्स्ट बॉक्सेस जितने भी है फॉर्म के कंट्रोल्स होते हैं ना, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक क्लास यूज करता हूँ भाई, CSS क्लास, और यहाँ पे इसको कहता हूँ फॉर्म कंट्रोल। मतलब ये जो टेक्स्ट बॉक्स है ये फॉर्म का कंट्रोल है, और ये फॉर्म कंट्रोल कौन सी क्लास है, बूटस्ट्रैप की क्लास है, ठीक है। तो यहाँ पे आके ड्रॉप डाउन लिस्ट के ऊपर भी मैं यही क्लास अप्लाई कर देता हूँ, फॉर्म कंट्रोल। और ये जो टेक्स्ट बॉक्स था ईमेल के लिए, इस पे भी मैं यही क्लास अप्लाई कर देता हूँ, फॉर्म कंट्रोल। इसी तरह ये जो सब्जेक्ट का ड्रॉप डाउन लिस्ट था, ठीक है, यहाँ पे भी मैं इसको कह देता हूँ फॉर्म कंट्रोल है ये, ठीक है। और फिर ये जो टेक्स्ट बॉक्स है कमेंट के लिए, इसको भी मैं कहता हूँ फॉर्म कंट्रोल है, ठीक है। बाकी बटन के ऊपर तो अप्लाई किया हुआ है, तो अब रन करते हैं इसको। ठीक है, तो अब देखो, अब ये बूटस्ट्रैप के कंट्रोल बन चुके हैं। इसके ऊपर मैं माउस करूं तो देखो ये जो इफेक्ट आ रहा है ना, ये बूटस्ट्रैप का फॉर्म कंट्रोल है, इसलिए उसका इफेक्ट आ रहा है, ठीक है। और नीचे जाते हैं, अब देखो मतलब सारे अब हमारे पास बिल्कुल सही तरह से काम कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अभी देखो ये फॉर्म मेरे पास सेंटर में नहीं है, क्योंकि अभी कितने कॉलम्स में आ रहा है, 6 कॉलम्स में आ रहा है। इसको मैं सेंटर में लेके आता हूं, ठीक है। तो सेंटर में किस तरह से हम लेके आएंगे, ठीक है। मैं जाता हूं अपने वही कॉल MD जो मैंने 6 दिया था, ठीक है, इस div के पास, और यहां पे हम अब एक और क्लास यूज करते हैं, कॉल MD ऑफसेट, और ऑफसेट में दे देता हूं 4। अब देखो ऑफसेट का मतलब होता है मूव करना, हिलाना, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कॉलम को लेफ्ट साइड से
मतलब कितने कॉलम्स ऑफसेट कर रहा हूं, 4 कॉलम्स ऑफसेट कर रहा हूं, मतलब मार्जिन दे रहा हूं लेफ्ट साइड से, इस तरह से समझ लो, ठीक है। और ये बूटस्ट्रैप की क्लास है। तो अभी यहां पे आके रन करूं तो रिजल्ट देखते हैं हमें सेंटर में मिलता है नहीं मिलता। देखो सेंटर में है, थोड़ा सा और राइट साइड पे जा रहा है, तो मतलब मैं यहाँ पे इसको कॉल एमडी ऑफसेट 4 की जगह 3 करके देता हूं, ठीक है। यहाँ पे आता हूं 3 करके देखते हैं। ठीक है, देखो अब सही है, ठीक है, अब सेंटर में आ रहा है, ठीक है। मतलब आप देखो यहाँ पे मैंने अपना ये कॉन्टैक्ट फॉर्म डिजाइन कर लिया बूटस्ट्रैप की मदद से। अब मुझे क्या करना है कि यहाँ पे एक तो वैलिडेशन लगानी है, ठीक है, कि भाई वो एम्प्टी नहीं छोड़ सकता, और उसके बाद इसका जो डेटा है वो मुझे सेंड कहां पे करवाना है, डेटाबेस में, और मैसेज भी डिस्प्ले करवाना है कि फॉर एग्जांपल जब वो सबमिट कर ले तो मैसेज शो फॉर्म हैज बीन सबमिटेड, ठीक है। तो अब ये काम करना है, यहां तक क्लियर है, सही है। तो अब क्या काम करना है हमने, यहाँ पे सबसे पहले वैलिडेशन परफॉर्म करवानी कि यूजर इसको एम्प्टी नहीं छोड़ सकता, मतलब जिसके लिए हमने रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर पढ़ा था, और ईमेल वैलिड डालेगा जिसके लिए हमने रेगुलर एक्सप्रेशन वैलिडेटर पढ़ा था, ठीक है। तो ये वैलिडेशन इसके ऊपर लगाते हैं, यहाँ पे आते हैं, इसको स्टॉप करते हैं, ठीक है। और अब इसके डिजाइन में आते हैं, ठीक है। और अब यहाँ पे आते हैं सबसे पहले टॉप पे, ठीक है। और यहाँ पे इसके साइड पे मैं रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर ऐड करवाता हूँ, ठीक है। वैलिडेशन कंट्रोल में जाते हैं और यहाँ पे रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर, ठीक है, सही है। एक यहाँ पे कॉपी करते हैं और एक यहाँ पे रखते हैं इसको, और एक यहाँ पे ईमेल के पास, और एक हम रखेंगे सब्जेक्ट के पास, और एक हम रखेंगे कमेंट के पास, ठीक है, सही है। अच्छा अब देखो इनकी कुछ कॉमन प्रॉपर्टीज होती हैं जो कि हम इनके ऊपर एक साथ सेलेक्ट करवाते हैं, ठीक है। मतलब ये सबको मैं एक साथ सेलेक्ट कर रहा हूँ, और इनकी जो कॉमन प्रॉपर्टीज हैं जो सब में सेम होती हैं वो मैं एक साथ अप्लाई करता हूँ इनके ऊपर। सबसे पहले हम आ जाते हैं यहाँ पे 4 कलर, ठीक है। 4 कलर क्या होता है, रेड होता है, ठीक है। और फिर आ जाते हैं हम यहाँ पे सेट फोकस ऑन एरर, ये भी क्या कर देता हूँ ट्रू, ताकि जिसके ऊपर भी एरर आएगा उसी के ऊपर टेक्स्ट बॉक्स पे कर्सर आ जाएगा, फोकस आ जाएगा, ठीक है, ये है। फिर इसके बाद अब यहाँ पे ये जो पहला रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर है, ठीक है, यहाँ पे मैं इसका एरर मैसेज सेट करवाता हूँ, ठीक है। और एरर मैसेज में मैं कहता हूं यहाँ पे नेम इज मैंडेटरी, ठीक है, सही है, मतलब नेम लाजमी है, ठीक है। और यहाँ पे आके अब ये वाला जो रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर है ये वैलिडेट कौन से टेक्स्ट बॉक्स को करेगा, नेम के टेक्स्ट बॉक्स को, ठीक है। और फिर इसी तरह अब ये वाला, ठीक है, जेंडर, ठीक है। यहाँ पे आते हैं, अब इसका एरर मैसेज क्या होगा, जेंडर इज मैंडेटरी, ठीक है। और ये वाला जो रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर है ये चेक किसको करेगा, कंट्रोल किसको करेगा, ये हमारे पास जेंडर ड्रॉप डाउन लिस्ट को। लेकिन अब देखो यहाँ पे हमारे पास एक आइटम ऑलरेडी आ रहा है जिसका क्या नाम है, सेलेक्ट जेंडर। मतलब हमने यहाँ पे अब ये चीज चेक करवानी है कि अगर सेलेक्ट जेंडर है ना तब वो एरर मैसेज शो होना चाहिए, ठीक है। उसके अलावा कोई भी है तब एरर मैसेज शो ना हो। तो इसके लिए हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है इनिशियल वैल्यू, तो इनिशियल वैल्यू में वही दूंगा, सेलेक्ट जेंडर। तो इससे क्या होगा, अगर वो देखेगा कि इनिशियल वैल्यू ये है सेलेक्ट जेंडर, तब वो एरर मैसेज शो करवाएगा। अगर इसके अलावा कुछ और है तब वो एरर मैसेज शो नहीं करवाएगा, ठीक है। फिर इसी तरह यहाँ ईमेल वाले पे आते हैं, ठीक है। और यहाँ पे अब इसका एरर मैसेज हम शो करवा देते हैं, ईमेल इज मैंडेटरी, ठीक है। और यहाँ पे आके ये कौन से टेक्स्ट बॉक्स को कंट्रोल करेगा, ईमेल टेक्स्ट बॉक्स को, ठीक है। और फिर इसी तरह अब आ जाते हैं सब्जेक्ट जो दूसरा ड्रॉप डाउन है, तो यहाँ पे आते हैं, ठीक है। इसका पहले मैसेज सेट करवा लेते हैं, और मैसेज में मैं कह देता हूं सब्जेक्ट इज मैंडेटरी, ठीक है। और उसके बाद हम नीचे आते हैं, ठीक है, कंट्रोल टू वैलिडेट में अब ये किस कंट्रोल को वैलिडेट करेगा,
सब्जेक्ट ड्रॉप डाउन लिस्ट। और अब देखो ये भी ड्रॉप डाउन लिस्ट है ना, और इसकी पहली वैल्यू क्या है, इनिशियल वैल्यू सेलेक्ट सब्जेक्ट। तो इनिशियल वैल्यू में मैं यहाँ पे क्या दे दूंगा, सेलेक्ट सब्जेक्ट, क्योंकि इसी को वैलिडेट करेगा वो। ठीक है, सेलेक्ट सब्जेक्ट। ठीक है, और अब यहाँ पे आते हैं, ये जो हमारे पास कमेंट के लिए है लास्ट। ठीक है, इसको सेलेक्ट करते हैं और इसके एरर मैसेज पे आते हैं। ठीक है, और अब एरर मैसेज इसका मैं दे देता हूं यहाँ पे, कमेंट इज मैंडेटरी। ठीक है, और अब नीचे आते हैं। ठीक है, कौन से कंट्रोल को वैलिडेट करेगा, कमेंट टेक्स्ट बॉक्स। ठीक है, ये ऊपर सही है। तो अब सारे बिल्कुल हमारे पास सही तरह वर्क कर रहे हैं। तो अभी मैं यहाँ पे आके इसको रन करता हूँ, तो हम रिजल्ट देखते हैं। अच्छा देखो क्या कोड आ रहा है, आपको याद है वैलिडेशन कंट्रोल जब हम यूज करते हैं तो एक सेटिंग वेब कॉन्फ़िग फाइल में हम एक कोड ऐड करवाते हैं। ठीक है, तो वो कोड ऐड नहीं कर रहा है, उसी का एरर है। तो मैं अपनी वेब कॉन्फ़िग फाइल ओपन कर लेता हूं। ठीक है, सही है, और इसके कॉन्फ़िगरेशन के टैग, क्लोजिंग टैग से पहले एक कोड है मेरे पास, वो मैं आपको दिखा देता हूं यहाँ पे। ठीक है, ये कोड है वो। ठीक है, इसको कॉपी करना है, मतलब इससे वैलिडेशन कंट्रोल्स हमारे पास एक्टिवेट हो जाते हैं। ठीक है, और इसके कॉन्फ़िगरेशन के अंदर ये मैंने ऐप सेटिंग्स का कोड ऐड करवा लिया। अब इसको सेव करते हैं और अब कॉन्टैक्ट का फॉर्म हम रन करते हैं। ठीक है, अब देखो मैं यहाँ पे आता हूँ, सबमिट पे क्लिक करता हूँ, तो देखो सारे एरर मैसेज आ रहे हैं। अब मैं इसको अगर देता जाऊं, टैब प्रेस करूं, ये रिमूव होते जाएंगे सारे। ठीक है, सही है, सारे रिमूव हो गए। लेकिन अभी एक मसला है, यहाँ पे देखो ईमेल जो मैंने दी है वो वैलिड है, नहीं वैलिड नहीं है। ठीक है, तो इस चीज को भी चेक करवाना है रेगुलर एक्सप्रेशन वैलिडेटर के थ्रू। ठीक है, तो इसी के साथ मैं यहाँ पे आता हूँ। ठीक है, जो ईमेल इज मैंडेटरी है, इसी के साथ मैं एक और कंट्रोल ऐड करवाता हूँ। ठीक है, ये है रेगुलर एक्सप्रेशन वैलिडेटर। ठीक है, और यहाँ पे जाके मैं इधर पेस्ट कर देता हूँ और इसकी भी वही प्रॉपर्टी सेट कर देता हूँ। सबसे पहले फोर कलर क्या हो जाएगा, रेड, और इसका एरर मैसेज क्या होना चाहिए, इनवैलिड ईमेल। ठीक है, और ये कौन से कंट्रोल को वैलिडेट करेगा, ईमेल के टेक्स्ट बॉक्स को। ठीक है, और नीचे आके इसकी सेट फोकस ऑन एरर क्या कर देता है, ट्रू। सही है, लेकिन एक और बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब ये चेक करेगा ना कि इस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर डेटा जो वो डाल रहा है वो वैलिड ईमेल है या नहीं है। तो इसकी एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है वैलिडेशन एक्सप्रेशन, मतलब जिसमें हम रेगुलर एक्सप्रेशन का कोड देते हैं। तो यहाँ पे क्लिक करो और यहाँ पे आओ, देखो इंटरनेट ईमेल एड्रेस। अब देखो इसका रेगुलर एक्सप्रेशन का कोड आ गया। यही रेगुलर एक्सप्रेशन का कोड चेक करता है कि टेक्स्ट बॉक्स में वैलिड ईमेल है या नहीं है। तो मैं ओके करता हूं, तो ये इसके साथ अटैच हो गया। और अब मैं यहाँ पे आता हूं, इसको रन करता हूं। ठीक है, अब यहाँ पे आता हूँ, डायरेक्ट सबमिट पे क्लिक करता हूँ, तो देखो सारे आ रहे हैं। मैं यहाँ पे नेम दे देता हूँ, मेल सिलेक्ट कर लेता हूँ। और अब देखो अगर मैं इनवैलिड ईमेल दूं, टैप करूंगा तो देखो क्या आ रहा है, इनवैलिड ईमेल आ रहा है, लेकिन थोड़ा साइड में आ रहा है, मतलब फिक्स है एक जगह पे। इसको हमें डायनेमिक करना है, इसकी एक प्रॉपर्टी होती है डिस्प्ले, उसको डायनेमिक करना है। ठीक है, तो यहाँ पे स्टॉप करते हैं इसको। ठीक है, और देखो अब मुझे इनवैलिड ईमेल मतलब रेगुलर एक्सप्रेशन वाले को भी सिलेक्ट करना है, और ईमेल इज मैंडेटरी रिक्वायर्ड फील्ड वाले को भी सिलेक्ट करना है। और इनकी एक कॉमन प्रॉपर्टी होती है डिस्प्ले, इसको मैं क्या कर दूंगा, डायनेमिक कर दूंगा। इससे क्या होगा, ये दोनों जो आपके पास वैलिडेटर्स हैं, ये अपनी जगह डायनेमिकली चेंज करते रहेंगे। मतलब उसके नीचे ही शो होगा, मतलब लेफ्ट साइड पे ही शो होगा, चाहे ईमेल इज मैंडेटरी आए या इनवैलिड ईमेल आए। इनवैलिड ईमेल दूर आ रहा था ना, ठीक है, तो दूर नहीं करना, इसकी डिस्प्ले प्रॉपर्टी मैंने डायनेमिक कर दी, तो इससे वो पोजीशन चेंज करता रहेगा। तो यहाँ पे आके अब अगर मैं रन करूं,
ठीक है। और अब यहाँ पे आके मैं सबमिट पे क्लिक करता हूँ डायरेक्ट, तो देखो सारे आ रहे हैं, इसको हम फिल करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे अगर मैं आऊं, अब देखो गलत ईमेल दूं, टैब प्रेस करूं तो देखो क्या बता रहा है, इनवैलिड ईमेल। लेकिन अगर मैं कोई वैलिड ईमेल दे दूं, फॉर एग्जांपल, ठीक है, ये आ रही है एक ईमेल, टैब प्रेस करता हूं तो देखो चला गया, मतलब ये वैलिड ईमेल है बिल्कुल, ठीक है, सही है। अच्छा, अब क्या करना है, ये जो जितना भी डेटा है, मतलब वैलिडेशन का काम हो गया, अभी जितना भी डेटा है मुझे कहां सेंड करवाना है, डेटाबेस में सेंड करवाना है, ताकि ये सक्सेसफुली क्या हो जाए, इसका फॉर्म सबमिट हो जाए। तो मैं आता हूं यहाँ पे अपने पैकेज के अंदर एक एसक्यूएल सर्वर डेटाबेस ऐड करवाते हैं, ठीक है। इसके ऊपर राइट क्लिक करते हैं, ऐड और एसक्यूएल सर्वर डेटाबेस, और डेटाबेस का नाम मैं यहाँ पे रख लेता हूँ, फॉर एग्जांपल माय कॉन्टेक्ट फॉर्म, ठीक है। ओके करते हैं, यस करते हैं, ठीक है। ऐप डेटा का फोल्डर इसमें ऐड होगा, ठीक है। देखो ये ऐप डेटा में हमारे पास आ गया, ठीक है। अब हम जाते हैं व्यू में और सर्वर एक्सप्लोरर में, ठीक है। अब देखो हमारे पास ये आ रहा है माय कॉन्टेक्ट फॉर्म, ठीक है, ये हमारा डेटा कनेक्शन है, इसको एक्सपेंड करते हैं और इसके अंदर एक टेबल्स का फोल्डर आएगा, उसमें हम टेबल क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो टेबल्स के फोल्डर पे राइट क्लिक करो, ऐड न्यू टेबल, ठीक है। मतलब आप एक टेबल बनाना है जिसके अंदर ये कॉलम्स होंगे और वो जो भी डेटा मैं वहां से सेंड करूंगा वो यहाँ ऐड होगा। अच्छा, इसका जो आईडी का कॉलम है उसको मैं क्या बना देता हूँ, आइडेंटिटी, ठीक है, मतलब ऑटो इंक्रीमेंट, ठीक है। और फिर यहाँ पे आके मैं नेम का कॉलम, नेम को हम डेटा टाइप दे देते हैं वॉरचार 50 और इसको मैं कह देता हूँ नॉट नल, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे आता हूँ, नेम के बाद क्या था, जेंडर, ठीक है, जेंडर को मैं कर देता हूँ वॉरचार 50 और यहाँ पे इसको भी हम कर देते हैं नॉट नल। जेंडर के बाद क्या था, ईमेल, ईमेल को भी मैं कर देता हूँ वॉरचार 50 और इसको भी हम कर देते हैं नॉट नल, ठीक है। और उसके बाद क्या था, सब्जेक्ट, ठीक है। अच्छा, सब्जेक्ट पे यहाँ पे वो हो गया है, तो मैं इसको सब कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे आके वॉरचार, ठीक है, इसको कहते हैं 50 और ये भी नॉट नल होना चाहिए, ठीक है। और इसके बाद लास्ट क्या था हमारे पास, कमेंट। अब देखो कमेंट बहुत बड़ा हो सकता है, ठीक है, तो उसके लिए मैं यहाँ पे यूज करता हूँ वॉरचार और इसके अंदर मैक्स दे देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे आके मैं इसको नॉट नल, ठीक है, बस। और अब टेबल का नाम हम सेट कर लेते हैं, ठीक है। टेबल का नाम मैं यहाँ पे कह देता हूँ कॉन्टेक्ट, सही है, ये बन गया। अब मैं इस टेबल को अपडेट करता हूँ, ठीक है। इसको अपडेट डेटाबेस पे क्लिक करते हैं, ये अपडेट हो जाएगा, ठीक है, अपडेट हो गया, सही है। अब आते हैं हम सबसे पहले वेब कॉन्फ़िग फाइल में कनेक्शन स्ट्रिंग बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आते हैं, सबसे पहले मैं एक टैग यूज करूंगा कनेक्शन स्ट्रिंग्स का और फिर इसके अंदर हम यूज करते हैं ऐड, ठीक है। और अपनी कनेक्शन स्ट्रिंग का नाम रखते हैं dbcs और फिर कनेक्शन स्ट्रिंग जहां से आएगी वो इस एट्रीब्यूट में देंगे और फिर प्रोवाइडर नेम क्या है हमारे पास, सिस्टम डॉट डेटा डॉट एसक्यूएल क्लाइंट, ठीक है। और अब कनेक्शन स्ट्रिंग के एट्रीब्यूट में डेटा कहां से आएगा, देखो हमारे पास ये है माय कॉन्टेक्ट फॉर्म, इसके ऊपर राइट क्लिक करो, प्रॉपर्टीज में जाओ और यहाँ पे देखो राइट बॉटम साइड पे कनेक्शन स्ट्रिंग है, इसको कॉपी करो और कनेक्शन स्ट्रिंग के एट्रीब्यूट के अंदर पेस्ट कर दो और इसमें डबल कोट्स आएंगे, यहाँ पे इसको रिमूव कर दो, ठीक है, वरना वो एरर देगा, ठीक है। यहां से भी ये डबल कोट्स रिमूव कर दो, ठीक है। हमारी कनेक्शन स्ट्रिंग तैयार है, ठीक है। अब जाते हैं हमारे पास जो कॉन्टेक्ट है इसकी CS फाइल में, यहाँ पे राइट क्लिक करता हूं और व्यू कोड, ठीक है, C# की फाइल आ गई। अब यहाँ पे मैं कुछ नेम स्पेस ऐड करवाता हूं, पहला है सिस्टम डॉट कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, और दूसरा यहाँ पे है यूजिंग सिस्टम डॉट डेटा डॉट एसक्यूएल क्लाइंट, ठीक है। और अब क्लास के अंदर आके मैं कनेक्शन स्ट्रिंग के लिए एक वेरिएबल बनाता हूं CS और कनेक्शन स्ट्रिंग में ऐप कॉन्फ़िग फाइल से गेट करता हूं कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर डॉट कनेक्शन स्ट्रिंग्स और उसका नाम क्या रखा था हमने,
DBCS और फिर डॉट कनेक्शन स्ट्रिंग। ठीक है, और अब यहाँ पे आते हैं। अब देखो बटन का क्लिक इवेंट जनरेट करना है हमें, क्योंकि उसके ऊपर सारा इंसर्ट का काम होगा। तो यहाँ पे आके मैं डबल क्लिक करता हूँ। ठीक है, आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहले मैं SQL कनेक्शन का ऑब्जेक्ट बनाता हूँ। कॉन इज इक्वल टू न्यू SQL कनेक्शन, और इसके अंदर हम पास कर देंगे CS कनेक्शन स्ट्रिंग का वेरिएबल, और अब यहाँ पे आएगी क्यूरी। ठीक है, ठीक है, और अब क्यूरी में यहाँ पे लिखूंगा इंसर्ट इनटू, हमारे टेबल का क्या नाम था, कॉन्टैक्ट, और फिर वैल्यूज। और अब वैल्यूज देखो आईडी ऑटो इंक्रीमेंट है, आईडी के कॉलम को वैल्यू नहीं देंगे। ठीक है, नेम, उसके बाद जेंडर, उसके बाद ईमेल, उसके बाद सब्जेक्ट। ठीक है, और फिर उसके बाद लास्ट क्या था, कमेंट। ठीक है, तो इन पैरामीटर्स को वैल्यू कहां से मिलेगी। ठीक है, यहाँ पे आके मैं पहले SQL कमांड जो कि इस क्यूरी को एग्जीक्यूट करवाएगा उसका ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, SQL कमांड, और यहाँ पे आके क्वेरी, और दूसरा वेरिएबल कौन, जिसपे ये क्यूरी एग्जीक्यूट होगी कनेक्शन पे, वो कौन दे दिया। और अब cmd डॉट पैरामीटर्स डॉट एड विद वैल्यू। ठीक है, तो पहला पैरामीटर हमारे पास कौन सा था, नेम। ठीक है, नेम में डेटा कहां से आएगा, नेम टेक्स्ट बॉक्स डॉट टेक्स्ट। ठीक है, फिर इसी तरह इसको कॉपी करते हैं। दूसरा क्या था, जेंडर। ठीक है, जेंडर का डेटा आएगा ड्रॉप डाउन लिस्ट से, तो यहां पे आके मैं कहता हूं जेंडर ड्रॉप डाउन लिस्ट डॉट सेलेक्टेड आइटम और उसकी वैल्यू। ठीक है, फिर इसके बाद क्या था, ईमेल। ठीक है, ईमेल में हम दे देंगे यहाँ पे ईमेल का टेक्स्ट बॉक्स, ईमेल टेक्स्ट बॉक्स डॉट टेक्स्ट। ठीक है, और इसके बाद सब्जेक्ट पैरामीटर था एक, जिसके अंदर सब्जेक्ट की ड्रॉप डाउन लिस्ट से डेटा आएगा, डॉट सेलेक्टेड आइटम डॉट वैल्यू, और लास्ट क्या रह गया था, कमेंट। ठीक है, और यहां पे अब आ जाएगा कमेंट टेक्स्ट बॉक्स, कमेंट टेक्स्ट बॉक्स डॉट टेक्स्ट। ठीक है, सारे पैरामीटर्स को उनकी वैल्यूज दे दी जहां से आ रही हैं। अब यहाँ पे कनेक्शन को क्या करवाएंगे, ओपन, और कनेक्शन को क्लोज। ठीक है, और अब इंसर्ट के लिए हम CMD का कौन सा मेथड यूज करते हैं, एग्जीक्यूट नन क्वेरी। ठीक है, और ये जब इंसर्ट हो जाएगा तो कोई एक रो रिटर्न करेगा, तो उसको मैं कैच कर लेता हूं इंट ए में, मतलब ये 1 रिटर्न करेगा, 1 मैं कैच कर लूंगा ए में। और अब वैलिडेशन में यहाँ पे लगाता हूं। ठीक है, कि अगर ए बड़ा है 0 से, इसका मतलब रो इंसर्ट हो चुकी है। और यहां पे अब मैं रिस्पॉन्स डॉट राइट के अंदर पॉपअप मैसेज शो करवाता हूं स्क्रिप्ट के टैग के अंदर। अच्छा, स्क्रिप्ट का टैग एस स्मॉल आएगा। ठीक है, और इसके अंदर हम मेथड यूज करते हैं अलर्ट का। ठीक है, और अलर्ट में मैं कह देता हूं फॉर्म हैज बीन सबमिटेड। ठीक है, इसको कॉपी करते हैं, वरना एल्स में वरना क्या हो जाए, फॉर्म हैज नॉट बीन सबमिटेड। ठीक है, सही है। और देखो अब मैं चाह रहा हूं कि जब फॉर्म सबमिट हो जाए तो जो टेक्स्ट बॉक्सेस है ना वो भी खाली हो जाए। ठीक है, तो एक टेक्स्ट बॉक्स था हमारे पास नेम टेक्स्ट बॉक्स। ठीक है, नेम टेक्स्ट बॉक्स डॉट टेक्स्ट, और दूसरा था हमारे पास ईमेल, ईमेल टेक्स्ट बॉक्स डॉट टेक्स्ट, और आखिरी था कमेंट। बाकी दो क्या थे, ड्रॉप डाउन लिस्ट थे। ठीक है, तो यहाँ पे इन तीनों में मैं क्या भेज देता हूं, सिंगल। ठीक है, मतलब एक ही लाइन में मैंने काम कर दिया। अब फिर पहला ड्रॉप डाउन है जेंडर ड्रॉप डाउन लिस्ट, इसका एक मेथड होता है क्लियर सिलेक्शन जो कि उसको खाली कर देगा। फिर सब्जेक्ट ड्रॉप डाउन लिस्ट, उसका एक मेथड है क्लियर सिलेक्शन जो उसको खाली कर देगा। ठीक है, तो मतलब इससे क्या होगा, जब वो इंसर्ट हो जाएगा तो डेटा सारा खाली हो जाएगा। तो अभी यहाँ पे आके इसको रन करते हैं और एक रिकॉर्ड इंसर्ट करवाते हैं। ठीक है, देखो फॉर्म आ रहा है। अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं डेटा देता हूं, अली मेल, अली 1 2 3। ठीक है, सब्जेक्ट फॉर एग्जांपल सजेशन, यहाँ पे कहता हूं
कुछ भी कर दो, गुड वर्क, ठीक है। और यहाँ पे आके मैं सबमिट पे क्लिक करता हूँ। तो देखो जैसे ही सबमिट पे क्लिक किया क्या आया मैसेज, अच्छा फॉर लिखा है, वो स्पेलिंग मिस्टेक है, ठीक है, ओके। तो देखो जैसे ही ओके किया सारे कंट्रोल रीसेट हो गए, ठीक है, सेलेक्ट जेंडर आ गया, सारे कंट्रोल रीसेट हो गए, ठीक है। मतलब यहां तक हमारे पास बिल्कुल सही काम कर रहा है। अच्छा, अगर मैं फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ये चाह रहा हूं कि ये जो मैंने फॉर्म मतलब डेटा इंसर्ट करवाया इसको अगर मुझे अब देखना है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे आता हूँ, इसको स्टॉप करता हूँ, ठीक है। तो जो हमने यहाँ पे टेबल बनाया था, यहाँ पे जाते हैं, ठीक है, इसको एक्सपेंड करते हैं। टेबल का क्या नाम था, कॉन्टैक्ट, इसके ऊपर राइट क्लिक करो और शो टेबल डेटा। तो देखते हैं एक रो हमारे पास इंसर्ट होनी चाहिए। तो देखो एक रो इंसर्ट हो गई अली की, और आईडी ऑटो इंक्रीमेंट है तो वो ऑटो इंक्रीमेंट हो गई, ठीक है। यहाँ पे आके मैं इसका डिजाइन, अच्छा देखो अभी एक मसला हुआ था, मतलब जब मैंने इंसर्ट किया था तो मेरा पेज रीलोड हुआ था, ठीक है। मतलब मैं चाह रहा हूं अगर पेज रीलोड हुए हुए मेरा डेटा सेंड हो जाए डेटाबेस में और मैसेज आ जाए, तब मैं क्या करूंगा, तब मैं यहाँ पे, ठीक है, हमने एक अपडेट पैनल पढ़ा था, देखो मैं सोर्स में जाता हूं, ठीक है, एक एजेक्स का कंट्रोल होता है अपडेट पैनल, उसको हम ऐड करवाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं जाता हूं, ठीक है, ठीक है, हम टूल बॉक्स में जाते हैं, ठीक है, इसको फिक्स कर लेते हैं यहाँ पे। और देखो एजेक्स का एक कंट्रोल है जिसका नाम है, यहाँ एजेक्स एक्सटेंशन में मिलेगा हमें अपडेट पैनल, लेकिन अपडेट पैनल एजेक्स का कंट्रोल है, और एजेक्स के कंट्रोल को यूज करने से पहले क्या ऐड करते हैं हम, स्क्रिप्ट मैनेजर। तो स्क्रिप्ट मैनेजर मैं यहाँ पे ऐड करवा लेता हूँ, ठीक है, ऐड हो गया। अब इसी के नीचे अपडेट पैनल, मतलब ये जो मेरा पूरा टेबल है ना वो मुझे कहाँ पे रखना है, अपडेट पैनल के अंदर रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे आता हूँ, अपडेट पैनल के अंदर मैं एक यूज करता हूँ कंटेंट टेम्पलेट, मतलब अपडेट पैनल और कंटेंट टेम्पलेट के अंदर मुझे अपना पूरा टेबल रखना है। तो ये जो क्लोजिंग टैग है ना कंटेंट टेम्पलेट और अपडेट पैनल, इसको मैं यहां से कट करता हूं, और जहां पे मेरा टेबल खत्म हो रहा है, ठीक है, यहां पे, ठीक है, यहां पे मैं इसको क्लोज कर देता हूं, ठीक है। तो अब यहां पे आता हूं, इसको सेव करता हूं, ठीक है। अच्छा अभी एक मसला होगा, क्योंकि मैंने अपडेट पैनल यूज किया है ना, तो देखो जब आप अपडेट पैनल यूज करते हो तो हमारे पास ये वाली लाइन है जिसमें हम अलर्ट मैसेज शो करवा रहे थे, ये अलर्ट मैसेज शो नहीं होगा, ठीक है, ये एक प्रॉब्लम होती है। तो इसकी जगह हम क्या करते हैं, मैं इस पोर्शन को कमेंट कर देता हूं, ठीक है, क्योंकि अलर्ट मैसेज केस में शो नहीं होगा। मैं यहाँ पे जाता हूं कॉन्टैक्ट में, मैं एक लेबल ऐड करवा लेता हूं, मतलब जब इंसर्ट हो तो उस लेबल में डेटा शो करवा दूं, ठीक है। तो देखो जहां ये बटन है, इस बटन के नीचे, मतलब जिस कॉलम में मैंने बटन ऐड करवाया उसी के नीचे मैं एक लेबल ऐड करवाता हूं, ठीक है, ये लेबल ऐड करवाया। और देखो ये जो मेरे पास टीडी है ना, इसको मैं एक क्लास दे रहा हूं, ठीक है, टेक्स्ट सेंटर की, ताकि वो जो लेबल है वो सेंटर में शो हो। बटन तो वैसे ही फुल स्ट्रेच हुआ हुआ है, ठीक है, वो तो सेंटर में ही है, ठीक है। और अब यहाँ पे आते हैं, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इसकी आईडी क्या है, लेबल 1, ठीक है। तो अब यहाँ पे जाता हूं मैं कॉन्टैक्ट पेज में, और अब मैं कहता हूं अगर डेटा सबमिट हो जाए, अच्छा बल्कि एक काम करते हैं, ये जो इसकी लेबल है ना, इसकी एक प्रॉपर्टी होती है विजिबल, उसको मैं क्या करता हूँ फॉल्स, मतलब मैं चाह रहा हूं जब मेरा फॉर्म रन हो तब लेबल नजर ना आए। लेबल नजर कब आए, जब मैं सबमिट कर लूं, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी विजिबिलिटी हम क्या कर लेते हैं, देखो विजिबिलिटी ट्रू है, इसको विजिबल मैं फॉल्स कर देता हूँ, ठीक है। और अब यहाँ पे आता हूँ, अब मैं कहता हूं अगर एक रो इंसर्ट हो गई है तो लेबल 1 के टेक्स्ट में क्या सेट हो जाए, ये वाला, ये जो मैसेज हमने रखा था ना, यहाँ पे इसको फॉर्म कर देते हैं, फॉर्म हैज बीन सबमिटेड, इसको मैं डिस्प्ले करवा दूंगा इस लेबल के अंदर, ठीक है। और अब लेबल की विजिबल क्या थी, फॉल्स थी, इसको मैं क्या कर देता हूं अब यहाँ पे आके ट्रू कर देता हूं, ठीक है। और इसका फोर कलर भी ग्रीन कर देते हैं, लेबल 1 डॉट फोर कलर, और इसकी एक क्लास होती है कलर की, ठीक है। तो उसके लिए मुझे एक नेम स्पेस ऐड करवाना पड़ेगा जिसका नाम है सिस्टम डॉट ड्राइंग, ठीक है। इसके अंदर एक कलर है, कौन सा, रेड, ठीक है, बल्कि रेड नहीं ग्रीन, ठीक है, रेड हम एरर मैसेज में शो करवाएंगे, ठीक है। तो इसको मैं कॉपी करता हूं और एल्स में
एल्स मैं यहाँ पे कह देता हूं फॉर्म हैज नॉट बीन सबमिटेड और इसका कलर क्या कर दूंगा, रेड। ठीक है, और अब यहाँ पे आके मैं इसको रन करता हूं। ठीक है, अब डेट पैनल अब लगाया है तो इसका मतलब हमारा पेज रीलोड नहीं करेगा। ठीक है, ये बात याद रखना। ठीक है, एजेक्स अप्लाई किया। ठीक है, अब यहां पे आते हैं। अब इसको मैं कह देता हूं आदिल। ठीक है, यहाँ पे इसको कर देते हैं हम नाइस। ठीक है, और अब यहाँ पे आके सबमिट पे क्लिक करते हैं। ठीक है, जैसे सबमिट पे क्लिक करूंगा तो देखो क्या आ रहा है, फॉर्म हैज बीन सबमिटेड। इसका साइज वगैरह आप चेंज कर सकते हो। देखो मैसेज भी आ रहा है फॉर्म हैज बीन सबमिटेड और कंट्रोल भी सारे क्या हो गए, रीसेट हो गए, ताकि वो अगला फॉर्म फिल कर सके। ठीक है, बिल्कुल यहां तक हमारा सही वर्क कर रहा है। अच्छा, लेकिन अभी देखो एक मसला हो रहा है कि जब मैं रन कर रहा हूं तो मेरा कॉन्टैक्ट फॉर्म ओपन हो रहा है। कॉन्टैक्ट फॉर्म ओपन नहीं होना चाहिए फर्स्ट टाइम, होम पेज ओपन होना चाहिए। फिर होम पेज से जो मैंने नेविगेशन बार में कॉन्टैक्ट पेज देना है उसके थ्रू वो कॉन्टैक्ट पेज पे जाए। तो मैं इसको स्टॉप करता हूं। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारे पास, मैं ये वेब कॉन्फ़िग फाइल ऑफ करवा लेता हूं। ये जो डिफॉल्ट वाली फाइल है, ठीक है, यहाँ पे मैं इसके ऊपर राइट क्लिक करता हूं और इसको कह देता हूं सेट एज स्टार्ट पेज। मतलब जब भी मैं रन करूंगा ये पहला पेज होगा। ठीक है, और फिर इसके बाद अब देखो मास्टर पेज में आते हैं। मास्टर पेज में जो हमने नेविगेशन बार बनाई थी ना, उसके अंदर जो लिंक्स थे, मतलब ये तो देखो कॉन्टैक्ट का बटन है, उसमें हमने एचआरईएफ नहीं दिया। तो यहाँ पे एचआरईएफ में मैं आता हूं। ठीक है, यहाँ पे मैं कौन सा पेज पास कर दूंगा, कॉन्टैक्ट वाला। ठीक है, क्योंकि अभी हमने कॉन्टैक्ट का पेज ही बनाया है। और अब देखो होम नजर आ रहा है, क्योंकि आप सबको पता है कि जो हम नेविगेशन बार बनाते हैं वो अनऑर्डर्ड लिस्ट के थ्रू बनाते हैं। ठीक है ना, और इसका एक एलआई है होम, मतलब ये होम का बटन है। तो इसमें एचआरईएफ में मैं कौन सा एड्रेस दूंगा, डिफॉल्ट, क्योंकि ये डिफॉल्ट हमारा कौन सा पेज है, होम पेज है, इंडेक्स पेज है। तो यहाँ पे आके अब मैं इसको रन करूंगा। अभी देखो मैंने ये चेंजिंग कहाँ अप्लाई की है, मास्टर पेज पे। तो इसका मतलब ऑटोमेटिकली डिफॉल्ट पेज पे भी अप्लाई हो गया है और कॉन्टैक्ट पेज पे भी अप्लाई हो गया है। मतलब मैं अपने डिफॉल्ट पेज से भी कॉन्टैक्ट पेज पे जा सकता हूं और कॉन्टैक्ट पेज से वापस मैं होम पेज पे आ सकता हूं। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे आके डिफॉल्ट पेज जो हमारा स्टार्ट पेज है इसको मैं रन करता हूं। ठीक है, तो अब पहला पेज हमें कौन सा शो होना चाहिए, डिफॉल्ट पेज। वहां से मैं जाऊंगा कॉन्टैक्ट फॉर्म। ठीक है, तो देखो यहाँ पे आता हूं, ये हमारा डिफॉल्ट पेज है, कॉन्टैक्ट पे क्लिक करता हूं तो मैं कौन से पेज पे चला जाऊंगा, कॉन्टैक्ट फॉर्म पे। कॉन्टैक्ट फॉर्म पे आ गया, फॉर्म हमारा बिल्कुल सही वर्क कर रहा था, ये मैंने चेक करवाया। फिर यहां से अगर मैं दोबारा होम पे जाऊं, ठीक है, तो देखो दोबारा मैं कहां चला गया, डिफॉल्ट के पेज पे। ठीक है, बाकी सारी हमारी सेटिंग्स बिल्कुल सही तरह से डिस्प्ले हो गई है। ठीक है, तो आज हमने यहाँ पे देखा है कि ASP.NET की वेबसाइट के अंदर मैं बूटस्ट्रैप को किस तरह से इंप्लीमेंट कर सकता हूँ। क्योंकि देखो बूटस्ट्रैप लाजमी है, मतलब रिस्पॉन्स, क्लाइंट हमारा रिस्पॉन्सिव वेबसाइट मांगता है आज के जमाने में। ठीक है, तो बूटस्ट्रैप किस तरह से इंप्लीमेंट होती है ASP.NET के अंदर, ये आना चाहिए। क्लियर है यहाँ तक?